जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में, यानी जो उससे अफिलेटेड कॉलेज हैं उन सभी कॉलेज में नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल, ठीक है, अगले महीने से आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के, ठीक है। 100% अप्रैल में शुरू हो जाता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये क्लास लाया गया है, आज का ये लेक्चर लाया गया है, ठीक है। आप बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं, आपका जो सिलेबस है, आपका जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2024-25 सत्र का। इसमें आपको 50 क्वेश्चन है और इस क्लास में जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ मैं लेक्चर भी आपको देते चलूँगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही लाभदायक है और सारी क्लासेस आपकी आने वाली हैं, ठीक है। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर आप अपना पेपर कोड देख सकते हैं, POL 102F आपका पेपर कोड रहेगा। बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस 2024-25 सत्र का एक क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चले, इसमें पहला क्वेश्चन देखें, पिछले साल आपको पूछा गया था। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलेंगे और लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। प्रस्तावना है, ठीक है ना। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है ना। आप लोग प्रस्तावना पढ़े हैं। प्रस्तावना क्या है? संविधान का एक भाग है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इसका संरक्षक कौन है, इसे सुरक्षा कौन देता है? तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है बाबू, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें। चलें, लाइक भी कर दीजिएगा और हाइप बटन होगा, ठीक है, HYPE हाइप बटन होगा, हाइप लिखा होगा, हाइप जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी है, हाइप और लाइक जरूर कर देंगे। चले, तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। 100% ये हर साल क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकाल में 3 शक्तियां इनके पास होती हैं। कौन कौन सी 3 शक्तियां होती हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। और वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होती है वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आती है। 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियां होती हैं भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक है। ये हर साल क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़िएगा। बुक है, बुक तो पढ़ ही रहे होंगे, बाकी मैं हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अच्छा, जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान यह घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूँगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। रोलेट एक्ट पास हुआ, रोलेट एक्ट पास हुआ था। कब पास हुआ था रोलेट एक्ट? 1919 में रोलेट एक्ट पास हुआ था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए, रोलेट अधिनियम भी लिख करके आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, या रोलेट एक्ट को अधिनियम कहते हैं, ठीक है। रोलेट अधिनियम 1919 या रॉलेट अधिनियम ब्रिटिश भारत की विधान सभा द्वारा 1919 में पारित एक विधान परिषद अधिनियम था, ठीक है ना। अच्छा, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? रोलेट एक्ट किसके नाम पर रखा गया है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो रॉलेट समिति के जो अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट, उन्हीं के नाम पर रोलेट एक्ट का नाम रखा गया है, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इलबर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलबर्ट बिल विवाद, ठीक है ना।
एल्बर्टविल विवाद ये हुआ था लॉर्ड रिपन के गवर्नर के, उस समय लॉर्ड रिपन जो है गवर्नर थे भारत में, इन्हीं के समय एल्बर्टविल विवाद हुआ था। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिएगा, एल्बर्टविल विवाद कब हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछता है 1883 में। ठीक है, एल्बर्टविल विवाद 1883 भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ठीक है ना। इसमें जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लॉर्ड लिटन के बारे में पूछता है, तो लॉर्ड रिपन से ठीक पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। ठीक है ना। इनके समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 और आर्म्स एक्ट जाना जाता है इनके समय में। लॉर्ड कैनिंग ये 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे और बाद में भारत के पहले वायसराय बने। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है और जनरल नॉलेज में पूछता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। चले 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। ठीक है, रद्द किसने किया था? रद्द किया था इसको लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। 7वें का ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। अच्छा, इसमें जो लॉर्ड मिंटो हैं इनके बारे में मैं बता देता हूँ। लॉर्ड मिंटो, इनका कार्यकाल 1905 क्या है? कार्यकाल भी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, 1905 से 1910 तक इनका कार्यकाल रहा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। मार्ले मिंटो सुधार से कौन संबंधित हैं? लॉर्ड मिंटो संबंधित हैं। ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन को मैंने बताया है 1905 में बंगाल विभाजन से ये संबंधित हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था? जैसे लागू किया गया और रद्द भी किया गया, तो लागू किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। ठीक है, 1878 में। कब? 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। अच्छा, इसको रद्द किया गया था 1881-82 में। ठीक है, पूछता है कई बार आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया था और इसी तरीके से आया था जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 1881-82। 1881-82 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। ठीक है, चले 8 नंबर क्वेश्चन देखें। पूछा गया है आपसे कि किसके कार्यकाल में हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हंटर शिक्षा आयोग हर साल क्वेश्चन पूछता है, इस साल भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया था लॉर्ड रिपन ने। हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया था। ठीक है ना। हंटर एजुकेशन कमीशन का गठन किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। कब किया गया था ये भी आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि हंटर शिक्षा आयोग भारत में कब आया था? 1882 में। ठीक है। अच्छा, हंटर शिक्षा आयोग 1882 में इसका गठन किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, और इस आयोग की नियुक्ति 3 फरवरी 1882 को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा के लिए की गई थी। ठीक है ना। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। हंटर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम विल्सन हंटर, उनका नाम भी था हंटर। ठीक है ना, सर विलियम विल्सन हंटर इनका नाम था। ध्यान रखेंगे, ये भी क्लियर हो गया आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 9 देखें। पूछा गया आपसे, भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है ये। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भारत में नियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
नियमित जनगणना पूछा है और ऑप्शन में दिया नहीं है, क्योंकि देखें नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड रिपन। मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेंगे। लॉर्ड रिपन के समय में भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। तो गुरुजी ऑप्शन में क्या लगाएंगे? तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में या किसके वासराय के दौरान? तो लॉर्ड मेयो के समय, ठीक है, उस समय लॉर्ड मेयो थे। इनके समय में 1872 में भारत में जनगणना हुई थी सबसे पहले। और नियमित जनगणना पूछेगा तो लॉर्ड रिपन आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है ना। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। किसने शुरू की थी? लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। लेकिन भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। क्लियर हो गया ना आप? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसे भारतीय शिक्षा, अच्छा देखें, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं और मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलें 11 नंबर क्वेश्चन है। किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच रिपोर्ट को कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये भारत में इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये आया कब था? 1854 में, ठीक है। 1854 में भारतीय शिक्षा का चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है 1854 में भारत में आया था और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो हंटर कमीशन रिपोर्ट है ये 1882 में आया था। कब आया था हंटर कमीशन रिपोर्ट? 1882 में। रैले कमीशन रिपोर्ट कब आया था भारत में? 1902 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितने मैं बता रहा हूँ ना, आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फर खान को। सीमांत गांधी जो है इनके दूसरा नाम है इनका, ठीक है ना। खान अब्दुल गफ्फर खान का दूसरा नाम सीमांत गांधी, ठीक है। या फिर देखिए इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से पूछता है। खान अब्दुल गफ्फर खान किसका नाम है? तो ऑप्शन में सीमांत गांधी दिया रहेगा, तो आपको याद रखना है। या इस तरीके से पूछा है तो इसको भी ध्यान में रखना है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खान को, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 13 नंबर है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है ना। इसमें मैं कुछ आपको लेक्चर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछता है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो 29 अगस्त को हुआ था, ठीक है ना। 29 अगस्त को। कब? 1947 में। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 14 नंबर पूछा गया है भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? यानी भारत का संविधान किसने लिखा था? बहुत बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, ये गलत है। हस्तलिखित पूछा है यानी हाथ से लिखा है किसने? तो वो लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। संविधान किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर पूछा गया है भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। एक क्वेश्चन और पूछता है कैबिनेट मिशन भारत में कब बना था? 1946 में, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में बना था। चले 16 नंबर क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है? यानी भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है ये कहाँ रखी गई है? नई दिल्ली के संसद भवन में रखी गई है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए निर्धारित सक्षम निकाय संसद है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने और उसे समाप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद यानी पार्लियामेंट है। ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करने की विशेष शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन दो बार आया, कोई दिक्कत नहीं। 18 का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अच्छा, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक ये शामिल है। नीति के निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। किस में है पूछता है? तो भाग 4 में। ठीक है, अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51 के बीच में है नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है ना। चलें, 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया? तो छुआछूत का अंत किया गया था अनुच्छेद 17 के द्वारा। भारत में छुआछूत का अंत किसके द्वारा किया गया? किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 17 के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संघ व राज्यों के मध्य यानी संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ व राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसमें 3 प्रकार की सूचियाँ दी गई हैं, जो पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। 3 प्रकार की शक्तियां हैं, मैंने पहले भी बताई। 24 का ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है आपका। ठीक है, आगे बढ़े ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखें। पूछा गया है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, तो राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये समाप्त होने का विषय नहीं है। 6 वर्ष के बाद वो फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इनको काम जो ये पद पर बैठे हैं, उनके पद समाप्त होने से पहले उनको उनके कुर्सी से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
28 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए आपका जो उम्र है वो 25 साल होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं कितने साल के लिए भैया चुने जाते हैं? तो सर जी ने बताया 6 साल के लिए, बिल्कुल 6 साल के लिए। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल पूछा जाता है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के किस सदन के द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनको मिलाकर के एक निर्वाचन मंडल बनता है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। उन्हीं के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 66 के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है संविधान में। ठीक है ना। चलें लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। राज्यपाल राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्यपाल राज्य की विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुल सदस्यों की संख्या के 1/6 यानी 1/6 सदस्यों को मनोनीत यानी नॉमिनेट कर सकता है बाबू। ठीक है ना। चलें अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? विधायी सदन, इसमें जो विधान परिषद है ना इसको समाप्त किया जा सकता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है ना। अच्छा देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169, ठीक है, अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ? अभी तक कौन सा आपातकाल है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में जो है ये अभी तक भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा 1976 क्या कर रहा है, 1976 के 42वें संविधान को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तन लाए थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्या है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन इस रूप में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्य का संघ के रूप में किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 39 क्या है देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है?
तो अनुच्छेद 143, ठीक है, अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं इसे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस वाद से हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से 1973। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चले अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 नंबर, वर्तमान में निर्वाचन आयोग क्या करा? वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य हैं? तो 2 सदस्य हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चले अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 324 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन क्या है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे या 5वें वर्ष? वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष पे। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। संविधान का अनुच्छेद 280, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 के खंड 1 के अनुसार वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले किया जाना होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में है। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, इसीलिए मैं कह रहा था कि जो मैं लेक्चर आपको बता रहा हूँ वो इसको मत करिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए पूछा क्या है, संविधान के भाग 4A में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? हमारे कुल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। ठीक है, चले असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? आप सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार। ठीक है, यानी पहले वोट देने का जो उम्र था वो 21 साल था। ठीक है, तो 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। किस संविधान में संशोधन करके? तो 61वें संविधान संशोधन करके, 61वां संविधान संशोधन करके जो वोट देने का उम्र 21 साल था उसे घटा करके 18 साल कर दिया गया। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। अच्छा, 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1988 में, यानी 1988 में पूछता है तो ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट है आपका ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से संबंध है? या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है या स्थानीय स्वशासन का आरंभ से संबंधित माना जाता है? बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। भारत में आधुनिक स्वशासन यानी अस्थाई स्वशासन का आरंभ लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में, कब? 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया जिसे भारत में स्थानीय निकायों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन के
द्वारा महत्वपूर्ण सुधारों और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना के प्रयासों के कारण भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपका अपना ही चैनल है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।